देहरादून में शराब के नशे में चूर सेना के जवान ने अपनी ही 2 साल की मासूम बेटी की हत्या कर दी। 2 साल की बच्ची को आरोपी जवान ने बुरी तरीके से पीटा, इतना पीटा कि बच्ची बेहोश हो गई। हालत ये थी कि बच्ची की मां उसे इलाज के लिए अस्पताल लेकर गई, लेकिन अस्पताल में मासूम ने दम तोड़ दिया। पुलिस को खबर मिली तो केस दर्ज किया है और आरोपी की तलाश की जा रही है। पुलिस के मुताबिक आरोपी जवान अभी सेना में कार्यरत है और छुट्टी पर घर आया था। सूचना मिली, पुलिस तत्काल हरकत में आई और उनकी जो मृतका है उनकी मां की तहरीर पर जो उसके पति है, जो कि एक आर्मी मैन है, सर्विंग आर्मी मैन है, तो उसके विरुद्ध उसमें FIR कायम कर लिया गया है और साथ ही साथ जो है उसकी गिरफ्तारी हेतु जो है अपने प्रयास किए जा रहे हैं। और अब बात करते हैं देहरादून के आदमखोर गुलदार की। 50 लोगों की टीम, 40 ट्रैप कैमरा, 4 ड्रोन कैमरे, 10 पिंजरे और 2 डॉक्टर, ये सारा साजो सामान देहरादून में आतंक का पर्याय बने गुलदार को पकड़ने के लिए जुटाया गया है। लेकिन गुलदार है कि फिर भी पकड़ से बाहर है। देखिए रिपोर्ट। देहरादून के सिंगली में 26 दिसंबर को गुलदार ने एक 4 साल के बच्चे को मार डाला तो 14 जनवरी को रायपुर रेंज में 12 साल के बच्चे को बुरी तरह घायल कर दिया। देहरादून के पुरकुल गांव, चिंडोवाली, IT पार्क, सिंगली गांव, डाड़ा लखोंड जैसे कई इलाकों में गुलदार लगातार देखा जा रहा है। एक के बाद एक घटना के चलते पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने फॉरेस्ट अफसरों को तलब किया, जिसके बाद गुलदार की धरपकड़ को फॉरेस्ट अफसर दिन रात एक किए हुए हैं। प्रभावित इलाकों में 24 घंटे सघन कॉम्बिंग की जा रही है। लगाए गए हैं और लगभग 40 कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं और दोनों टीमें हैं वो एक टीम जो है इस एरिया में चिड़ोवाली और डांडा लखोंड की तरफ जो है गश्त कर रही है और दूसरी टीम जो है वो जो है सिंगली के एरिया में जो गश्त कर रही है। और कोशिश यही है कि लेपर्ड की प्रेजेंस के जो भी साइन हो उसको देखा जाए, ताकि अपनी जो रणनीति है, पिंजरे कहाँ पे लगाने हैं और डॉक्टर्स को कहाँ तैनात करना है, उस पे जो है आगे काम किया जाए। मसूरी वन प्रभाग ने बाकायदा एक मास्टर कंट्रोल रूम बनाया है जो 24 घंटे खुला रहता है। 50 लोगों की पेट्रोलिंग टीमें बनाई गई है। पूरे एरिया में 40 कैमरा ट्रैप लगाए हैं, 4 ड्रोन भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो जगह जगह 10 पिंजरे भी लगाए हैं। इन पिंजरों में कुत्ते से लेकर लेपर्ड कैट तो फंसी, लेकिन जिस गुलदार की तलाश थी वो अब भी गायब है। एरिया हम देख रहे हैं, ये कनेक्टेड है हमारे रिजर्व फॉरेस्ट एरिया से। करीब 2-2.5 किलोमीटर बाद आरक्षित वन लग जाता है और जो कंटिग्यूटी बनी हुई है तो लेपर्ड को एक्सेस मिल रहा है यहाँ पर आने का, और इस कारण से मुझे लग रहा है कि ज़्यादा जो मूवमेंट है लेपर्ड का थोड़ा आबादी की तरफ ज़्यादा दिखाई दे रहा है। गुलदार की जितनी दहशत लोगों में है, CM के कड़े रुख के बाद उससे कहीं ज्यादा हलचल इन दिनों फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में है। फॉरेस्ट के गढ़वाल चीफ से लेकर कंजर्वेटर और DFO लेवल तक के अफसर भी फील्ड में उतरे हुए। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। आदमखोर बाघ या गुलदार को पकड़ने का सबसे आसान तरीका होता है पिंजरा लगाना। अब आपको बताते हैं ये पिंजरा गुलदार को पकड़ने में कैसे मदद करता है, एक लाइव डेमो के साथ। हम मौजूद हैं मसूरी वन प्रभाग की रायपुर रेंज में, जहां 14 जनवरी को गुलदार ने एक बच्चे को घायल कर दिया था। हम ठीक उसी स्पॉट पर मौजूद हैं। यहां पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने करीब अलग अलग स्थानों पर 10 पिंजरे लगाए गए हैं, 40 कैमरा ट्रैप यहां पर लगाए गए हैं और इसके अलावा 50 वन कर्मियों की 2 अलग अलग टीमें यहां पर 24 आवर्स लगातार पेट्रोलिंग कर रही हैं। आप देख सकते हैं कि ये पिंजरा लगाया गया है रायपुर रेंज के जंगल में, जहां ये हादसा हुआ था उसके आसपास, और इसी तरह से पूरे एरिया में जहाँ जहाँ भी हॉट स्पॉट है, जहाँ जहाँ भी गुलदार या जंगली जानवरों की धमक दिखाई दे रही है, वहाँ पर इसी तरह से ये पिंजरे लगाए गए हैं। पिंजरे के अंदर आप देख सकते हैं कि मांस का टुकड़ा रखा हुआ है, चिकन वहाँ पर लटकाया हुआ है। जैसे ही गुलदार इस पिंजरे के अंदर मांस के लालच में जाएगा, वैसे ही ये पिंजरा अपने आप बंद हो जाएगा। एक डेमो के तौर पर हम दिखाएंगे कि अगर हिलाने की कोशिश करते हैं उस मांस को, एक बार रेंजर साहब हिलाएगा। ये देखिए, ये इसी तरह से अगर गुलदार इसके अंदर जाता है, वो मांस को खींचने की कोशिश करेगा और जैसे ही मांस को टच करेगा, उसके टच करते ही पिंजरे का जो दरवाज़ा है वो बंद हो जाएगा। तो इस तरह से 10 पिंजरे अलग अलग क्षेत्रों में लगाए गए हैं, 40 कैमरा ट्रैप लगाए गए हैं और फॉरेस्ट की टीमें दिन रात पूरे क्षेत्र में भ्रमण कर रही हैं, पेट्रोलिंग कर रही हैं। पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नवप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून।
सुप्रीम कोर्ट के दखल से इनकार के बाद अब उद्यान विभाग के घोटाले की सीबीआई जांच ही होगी। उद्यान मंत्री के मुताबिक ये सब एक अधिकारी का किया धरा ही है। जांच की आंच ऊपर से नीचे तक जाएगी। तो कांग्रेस पूरे घोटाले पर मंत्री गणेश जोशी का इस्तीफा मांग रही है। देखिए रिपोर्ट। उद्यान विभाग की डिमांड थी कि सबसे बड़े घोटाले की सीबीआई जांच ना हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस डिमांड को सिरे से खारिज कर दिया। अब उद्यान विभाग के अफसर मारे मारे फिर रहे हैं, क्योंकि पूर्व डायरेक्टर हरमिंदर सिंह बवेजा तो सस्पेंड हो चुका, पर उसका साथ देने वाले बाकी अफसरों का क्या होगा? सीबीआई अब एक एक करके सबके कारनामे देखेगी कि आखिर किसानों के नाम पर करोड़ों रुपए डकाने वाले कौन कौन हैं। मंत्री गणेश जोशी भी मानते हैं कि एक अफसर इतना बड़ा घपला नहीं कर सकता, इसलिए जांच होगी कि सबसे पूछताछ होगी। जब जांच होगी तो नीचे तक, खाली जिसको सुनने सस्पेंड किया उस पर कार्रवाई नहीं होगी, जो नीचे तक इसमें, क्योंकि एक व्यक्ति गड़बड़ नहीं कर सकता, उसमें डीएचओ इन्वॉल्व हो सकता है, जो अकाउंटेंट भी हो सकता है। जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। घपला बड़ा न होता तो पहले हाईकोर्ट सीबीआई जांच का आदेश नहीं देता और फिर सुप्रीम कोर्ट उसे सही नहीं बताता। याचिकाकर्ता दीपक करगेती ने अपनी शिकायत में उत्तराखंड में आने वाले 4 इंटेलिजेंस फेस्टिवल के नाम पर करोड़ों का घोटाले का आरोप है। तो हल्दी अदरक के बीज खरीद में भी घोटाला हुआ। वहीं कीवी सेब के पौधे के नाम पर दूसरे राज्यों की नर्सरी से पौधा खरीद हुई और करीब 600 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। कांग्रेस मामले को लेकर हमलावर है, क्योंकि हाईकोर्ट के आदेश में बीजेपी विधायक के नाम तक आ चुके हैं। उद्यान घोटाले में ये उत्तराखंड सरकार की नैतिक हार है कि इनको सुप्रीम कोर्ट से मुंह की खानी पड़ी, और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हाई कोर्ट का ये निर्णय कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, उसको कंटिन्यू रखा जाएगा। ये इनकी नैतिक हार है। माननीय मंत्री जी, यही तो आरोप लग रहा है कि एक आदमी नहीं, इसमें कई आदमी हैं, और जो लोग इसमें शामिल हैं, विभागीय मंत्री आप थे, तो आप ही के ऊपर प्रश्न उठ रहा है। इससे ये साफ हो गया है कि जो वर्तमान में उद्यान मंत्री हैं और जिन नेताओं के नाम माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश के क्रम में किए हैं, वे लोग पूर्णतः इस घोटाले में संलिप्त हैं, और उन्हीं को बचाने के लिए सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट तक जो है जद्दोजहद करती रही। उद्यान विभाग का घोटाला कितना बड़ा है, इससे पर्दा सीबीआई जांच में ही उठेगा। पर फिलहाल घोटाले को लेकर उद्यान विभाग में हलचल तेज है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। रुड़की के नारसन ब्लॉक के एक गांव में शिकायतकर्ताओं ने राशन में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए डीएम से मामले की शिकायत की, और आरोप है कि करीब 1148 क्विंटल सरकारी राशन बांटने में भारी गड़बड़ झाला किया गया है, और राशन डीलर ने फर्जी तरीके से मृतकों को भी राशन बांट दिया। शिकायत के बाद डीएम ने जांच रुड़की एसडीएम को सौंप दी थी। शिकायतकर्ता का कहना है 6 महीने पहले जांच हो गई है, लेकिन अभी तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। कि इन्होंने मृतकों को राशन वितरण किया, फर्जी अंत्योदय राशन कार्ड बनाए, अपने जो सरकारी अभिलेख जैसे स्टॉक रजिस्टर, बिक्री रजिस्टर, उसमें कटिंग और फ्लूड किए, फ्लूड लगाए, और 1148 क्विंटल का घपला किया। लास्ट रिव्यू मीटिंग में हमने जो कंप्लेनेंट है उन्हें भी हमने अपनी रिपोर्ट शेयर की थी। कुछ चीज़ों पे उन्होंने एतराज़ जताया था, तो उन चीज़ों के ऊपर अभी हम लोग रिपोर्ट में मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। अभी जैसे ही हमारे पास फाइनल रिपोर्ट आ जाएगी तो सारे तथ्यों के साथ हम लोग जो भी अगर उसमें इर्रेगुलरिटीज़ हुई होंगी तो उसको हम ठीक करें। टिहरी के प्रतापनगर में 17 जनवरी को गर्भवती महिला और बच्चे की मौत मामले को डीएम ने गंभीरता से लेते हुए मामले में जांच कमेटी गठित की है, और लापरवाह अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की बात कही। डीएम ने सीएमओ को प्रतापनगर अस्पताल में रोटेशन के तौर पर महिला डॉक्टर की तैनाती और प्रतापनगर में एक परमानेंट एम्बुलेंस की तैनाती के भी निर्देश दिए। पूरी रिपोर्ट के साथ ही व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए गए हैं। जांच कमेटी भी बैठाई है, और पिछली बार भी हमने इसमें जांच करी थी, और उसमें जो भी दोषी कर्मचारी या जो भी लापरवाही हुई थी उस पर कार्रवाई किया था। इस बार भी हमने कुछ बिंदु हमें निकल के आए हैं अभी प्रारंभिक, जो हमने तफ्तीश करी है कि कहाँ लापरवाही हुई है,
और अगर आगे भी इसमें जो हमारी विस्तृत जांच होगी उसमें लापरवाही आएगी कहीं, तो जो भी जिम्मेदार कर्मचारी या कोई भी होगा तो उस पर कार्रवाई करेंगे। ऋषिकेश के पास चीला सड़क हादसे की जांच पौड़ी पुलिस टीम बारीकी से कर रखी है। इस हादसे में मरने वालों की संख्या 6 हो चुकी है। आपको बता दें कि एक दिन पहले घायल के इलाज के दौरान एम्स में मौत हो गई। मामले में एएसपी पौड़ी ने बताया है कि ट्रायल के दौरान जो गाड़ी हादसे का शिकार हुई थी उसकी पूरी जानकारी जुटाने के लिए अब गाड़ी बनाने वाली कंपनी को बुलाया जा रहा है। कंपनी ये जानकारी देगी कि गाड़ी का रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस था या नहीं। बताते चले कि 8 जनवरी को पार्क के चीला रेंज में एक इंटरसेप्टर गाड़ी ट्रायल के दौरान हादसे का शिकार हो गई थी, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हो गए थे। चलो भैया चलो। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को देखते हुए उत्तराखंड पुलिस भी अलर्ट मोड पर है और इस दिन किसी भी प्रकार की शांति भंग ना हो। साथ ही पुलिस ने बॉर्डर इलाकों में भी चेकिंग तेज कर दी है। वहीं आईजी गढ़वाल केएस नगन्याल का कहना है कि इस कार्यक्रम के लिए बड़ी संख्या में लोग अयोध्या का रुख कर रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और जिसको देखते हुए कोई भी संदिग्ध व्यक्ति प्रदेश के अंदर पहुंचकर किसी भी आपराधिक घटना को अंजाम ना दे सके, जिसके लिए पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। सभी थाना चौकियों को 24 घंटे गश्त करने के आदेश दिए गए हैं। जिले के कप्तान है, सबको निर्देशित कर दिया गया है कि इसमें सतर्क दृष्टि रखेंगे, किसी भी तरह का कोई कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होने न पाए। साथ ही गश्त बढ़ा दी गई है, पुलिस की मोबिलाइजेशन बढ़ा दिया गया है, रात में भी लगातार चेकिंग इत्यादि चल रही है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का दिन जैसे जैसे करीब आ रहा है, नेताओं के आंदोलन की यादें ताजा हो रही हैं। जेल में कटी रातों से लेकर आंदोलन में लिखे गीत सब याद आ रहे हैं। उत्तराखंड में कई ऐसे नेता हैं जो मंदिर निर्माण के लिए जेल तक गए। नेताओं के आंदोलन से जुड़े अलग अलग किस्से और कहानियां हैं जो अब प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के करीब आने पर उन्हें याद भी आ रहे हैं। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल याद करते हैं कि वो आंदोलन नहीं जन सैलाब था। राम मंदिर के लिए भाषण देने के बाद टिहरी जेल में 19 दिन भी रहे और जब जेल से छूटे तो जो जन सैलाब उमड़ा उसकी गवाही तस्वीरें दे रही हैं। बीजेपी के सीनियर नेता केदार जोशी बताते हैं कि आंदोलन के समय वो वायुसेना में थे और ड्यूटी से जब घर पर छुट्टी आए तो आंदोलन में शामिल हो गए और उस दौरान उन्होंने जो गीत लिखे गाए उनकी जुबान पर वो आज भी है। लगभग 1 साल की हो गया, छोटा कम होगी। अब वो बच्ची आई मुझे देखने के लिए तो मैंने बेटा नारा लगा तो उसने बोला था उस समय, बच्चा बच्चा लामता जन्मभूमि ते थामता। खूब सजी है सीता रसोई फिर से भोग लगाओ। आ ही गए प्रभु राम अवध में। इसी तरह की तस्वीरें प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी शेयर की। उन्होंने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर लालकृष्ण आडवाणी तक आंदोलन के दौरान जब दौरा करते तो पहाड़ भी आया करते थे। उस समय का जो भाव था ना, वो सत्ता का पक्ष भाव नहीं था। भव्य मंदिर बने, इसके लिए सब प्रकार के आंदोलन में हम लोगों की भूमिका रही है और आज मन गदगद है कि जिसके लिए हमने संघर्ष किया, जो हमारे मन की कल्पना थी, आज भगवान श्री राम भव्यतम मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। राम मंदिर का उत्साह हर ओर है, लेकिन जो जज्बा मंदिर निर्माण के आंदोलन में था वो खास था और उसी दौर को याद आज भी नेता कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। पहाड़ों में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है और इसके बाद भी जंगलों में लग रही आग चिंता का विषय बनी है। बागेश्वर में सुबह शाम कड़ाके की ठंड हो रही है। बारिश न होने से दिन में धूप तेज हो गई है। जंगलों में आग सुलग रही है जिससे लाखों की वन संपदा खाक हो रही है। उधर वन विभाग भी लाचार बना हुआ है और आग लगने की घटना को कंट्रोल बर्निंग बता रहा है। और बेसिकली जो हमारा फायर सीजन है वो 15 फरवरी के बाद ही एक्टिव रहता है। फिर भी वन विभाग इसको संजीदगी से लेते हुए जहाँ पर अगर कहीं बड़ी आग अगर दिखाई दे रही है तो उसको कंट्रोल कर रहा है
और लोगों से भी अपील कर रहा है कि वो जो सूखी घास है उसको खाली जलाने के उद्देश्य से आग न लगाएं। गढ़वाल के पहाड़ी इलाकों में बारिश बर्फबारी का दौर जारी है और दूसरे दिन भी बर्फ गिरी है। उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले क्षेत्र में मौसम बदलने के साथ गंगोत्री धाम और ऊंचाई वाले पहाड़ियों में बर्फबारी शुरू हो गई है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। साल की पहली बर्फबारी होने से मौसम में कुछ राहत ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मिली है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द निचले क्षेत्रों में मौसम से राहत मिलेगी। केदारनाथ धाम में भी आज बर्फबारी हुई। रुद्रप्रयाग के ज्यादातर उच्च हिमालय चोटियों में बर्फबारी हो रही है, लेकिन केदारपुरी में बर्फ ज्यादा दिख रही है। केदारनाथ धाम में कल से ही मौसम का मिजाज बदला हुआ है। आज भी सुबह से बर्फबारी होती रही। केदारनाथ वैली में लगातार कोहरा छाया हुआ है, वहीं निचले क्षेत्र में शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया है। और अब आपको दिखाते पहाड़ टॉप 10 न्यूज। पौड़ी में भदाली खाल के पास सड़क हादसे में कार के खाई में गिर जाने की खबर। हादसे में कार सवार की मौत हो गई। मृतक यूपी के बिजनौर का रहने वाला था। बनमसा में रेलवे गेट के पास ट्रेन की चपेट में आने से एक स्थानीय युवक की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद मृतक के घर में कोहराम मच गया। अल्मोड़ा और बागेश्वर में नवनियुक्त नर्सिंग अधिकारियों को स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने नियुक्ति पत्र दिया। गुरुद्वार को 170 नर्सिंग अधिकारियों को पत्र दिए गए। नैनीताल में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने 93 नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र दिए। कहा कि जल्दी ही राज्य में डॉक्टरों की भर्तियां की जाएंगी। रुड़की में सड़क सुरक्षा सप्ताह को लेकर आरटीओ ने अभियान चलाया और बिना हेलमेट और सीट बेल्ट पहने लोगों को फूल दिए, साथ ही कई को चॉकलेट भी दिए। जोशीमठ के दुमक कलगोट के ग्रामीणों ने सड़क निर्माण की मांग को गोपेश्वर पहुंचे और कहा सालों से ग्रामीण 10 से 15 किलोमीटर पैदल चलने को मजबूर हैं। टिहरी में चंबा बुरांशवाड़ी बाईपास गजा रोड की मरम्मत का कार्य शुरू हो गया है। स्थानीय लोगों द्वारा लंबे समय से रोड की बदहाल स्थिति के सुधारीकरण की मांग की जा रही है। उत्तराखंड में भी जल्दी ही साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला जाएगा, जिसके लिए विभाग ने शासन से बजट के लिए प्रस्ताव भेजा है। 22 जनवरी को बीजेपी ने विकासनगर के जौनसार बावर के 5 मंडलों में तैयारी की, जिसमें मंदिरों को सजाने के साथ साथ सफाई करने के लिए टीमें बना दी गई हैं। हिमाचल प्रदेश के रघुवीर ठाकुर ने मेरे राम आए हैं भजन गाया है और ये भजन उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में शूट किया गया है। टिहरी झील आने वाले पर्यटकों को गोवा या विदेशी जैसी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी और सुविधाएं मिलें, इसके लिए जल्दी ही झील में क्रूज बोट भी उतरने वाली है, जिसमें पर्यटक रात भी बिता सकते हैं। उत्तराखंड में टिहरी झील एक बेहतरीन टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में भी उभरता नजर आ रहा है। मौजूदा समय में झील में स्पीड बोट, जेट स्की, बनाना राइड, जॉबरिंग वाटर रोलर, वाटर स्कूटर के साथ ही 100 से अधिक बोट संचालित किए जा रही हैं और टिहरी झील वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स के हब के रूप में अपनी पहचान बना रही है। वहीं अब टांडा यानी कि टिहरी झील विशेष क्षेत्र पर्यटन विकास प्राधिकरण की पहल पर क्रूज बोट जल्द ही झील में तैरता नजर आएगा, जो पर्यटकों के लिए नए आकर्षण का केंद्र होगा। अभी जो क्रूज़ है वो टांडा द्वारा जारी की गई थी, तो अभी वो आई थिंक फरवरी तक वो चालू हालत में आ जाएगी और उसका ऑपरेशन शुरू हो जाएंगे। तो ये एक क्रूज़ जो है इसमें नियर अबाउट 8 रूम्स हैं उसमें और पूरे झील परिक्षेत्र में उसका आवागमन रहेगा। टांडा द्वारा एक निजी कंपनी को क्रूज बोट के संचालन की परमिशन दे दी गई है, जिसका इन दिनों फाइनल टच दिया जा रहा है। करीब 7.5 करोड़ की लागत से तैयार हो रहे क्रूज बोट में करीब 8 एडवांस फैसिलिटी वाले कमरे, रेस्टोरेंट, टॉयलेट होंगे। फिलहाल क्रूज बोट में पर्यटकों के लिए जाने वाला किराया भी अभी तय नहीं किया गया है, लेकिन जनवरी अंत तक इसका काम पूरा हो जाएगा और फिर इसका संचालन शुरू हो जाएगा। हमारा पूरा मतलब जो नॉर्थ इंडिया जो गोवा है वहीं सबसे ज़्यादा लोग जाया करते थे। अब गोवा ना जाकर आदमी आपके टिहरी झील में आ सकता है और वो सारी एक्टिविटीज़ कर सकता है जो गोवा के अंदर में होती है। तो उस टाइम हमने यहाँ पे शुरुआत मोटर बोट से की थी,
जो स्लो बोटें होती थी, धीरे धीरे जेट्स की भी आई, बनाना राइड आए, बम्पर आए, और आज देखने में है कि बड़ा क्रूज भी यहाँ पे मिल रहा है, जो कि विश्व के पर्यटन पे मानचित्र पे एक बहुत बड़ी बात है। टिहरी झील में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, जिसे अब प्लानिंग के तहत डेवलप किया जा रहा है। साथ ही दूर दराज से आने वाले पर्यटकों को भी सभी सुविधाएं देने पर भी काम किया जा रहा है, जिसके लिए वो देश विदेश जाते हैं, जिससे टिहरी झील को देश ही नहीं विदेश में भी पर्यटन में नई पहचान मिल सकेगी। न्यूज़ 18 के लिए टिहरी से सौरभ सिंह की रिपोर्ट। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।